हेलो एवरीवन, बच्चों मेरा नाम है मोहित भाटिया और आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग ने इसके पहले 3 लेक्चर्स मैग्नेटिज्म पर देख रखे हैं। रैपिड रिव्यू रिवीजन सीरीज चल रही है और आई होप सब बच्चे सारे वीडियो को बढ़िया से फॉलो कर रहे होंगे और जिस बच्चे को कोई भी डाउट रहे उन लोग अपना डाउट हमें शेयर कर सकते हैं। हम उन डाउट को आने वाले लेक्चर्स में क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज सेशन। बच्चों हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में एंड किया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के साथ। हम लोग ने F = IL × B का एक बेसिक एप्लीकेशन देखा था। हम लोग और भी एप्लीकेशन देखेंगे, बट उसके पहले एक डाउट मुझे किसी बच्चे ने शेयर किया, मैं उसे आंसर कर लूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और ये डाउट मैंने इसलिए भी अभी पिक किया, कुछ और भी डाउट्स आए हैं जो हम लोग आने वाले दिन में शेयर करेंगे, बट ये डाउट पर्टिकुलरली लास्ट क्लास में डिस्कस भी की गई थी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, काफी पतला हो गया, यूनिफॉर्म electric field and a uniform magnetic field are acting along the same direction in a certain region। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है, if an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of the field, मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी स्पीड भी इस तरफ है, बाय द वे बता दिया गया चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, नहीं बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन है, तो बढ़िया बात है, फिर तो मैं फटाफट इसे ठीक कर दूं। ओके, इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये जो फोर्स फील करेगा वो होगा इस तरफ QE। मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स के साथ दिख रहा है ना, पैरेलल है, V और B पैरेलल है, तो ये फोर्स इस तरफ पर वेलोसिटी इस तरफ, तो V और QE ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब QE बाई M ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो पार्टिकल का स्पीड समय के संग कमने वाला है, स्पीड विल डिक्रीज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन था। वहीं बच्चों अगर प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज होती तो स्पीड, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक तरफ होती तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ती, बट ये नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन उल्टा हो गया फोर्स का, QE ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगा, बोलकर स्पीड घटेगा, स्पीड विल डिक्रीज। तो बच्चों हम लोग वापस चलते हैं अब थ्योरी पर, न्यूमेरिकल करते रहेंगे फटाफट, आज और थोड़ी बची हुई थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाउट्स, सारी चीजें आंसर करते रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। मैग्नेटिक इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट करंट, जो हम लास्ट क्लास में चल रहा था भाई, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर अपने पास 2 करंट कैरिंग वायर्स हो, दोनों पैरेलल हो, तो कहा जाता है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होगा तो दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ऑपोजिट होगा तो रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर एक करंट ऐसे जा रही है दूसरी करंट उल्टे डायरेक्शन में, दोनों रिपेल करेंगे। और इसी पर बातें की गई, रिपल्शन इफ द करंट आर एंटी पैरेलल, अट्रैक्शन इफ द करंट आर पैरेलल। टॉपिक क्या है? व्हेन 2 लॉन्ग स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर्स आर पैरेलल कैरी अ करंट इन ईच, दे मैग्नेटिकली इंटरैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, और ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है भाई? μ0 I1 × I2 by 2πr। मैं इस पर एक और एप्लीकेशन दिखाता हूं बच्चों, एग्जांपल ले रहे हैं। एक वायर ऐसे रख दिया गया, दूसरा वायर ऊपर है, और ये वायर अगर रेस्ट पर है, और ये ऐसे होता है ना वर्टिकल में, मतलब ये एक वायर I1, ये एक वायर I1, ये एक वायर I2, और ये वायर रेस्ट पर है, मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तभी ये रेस्ट पर है। ठीक है, सवाल मान लो अगर पूछ लिया गया कि इसमें I2 कितना होना चाहिए, तो बच्चों मैं बता दूं जो फोर्स लगता है पैरेलल वायर में, फोर्स पर लेंथ है μ0 I1 × I2 by 2π × डिस्टेंस। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फोर्स पर लेंथ का फॉर्मूला है। मुझे अगर इस वायर का लेंथ बता दिया गया तो मैं लिखूंगा फोर्स इज इक्वल्स टू μ0 I1 × I2 by 2π × डिस्टेंस × L, और ये किसके बराबर है बच्चों? mg के बराबर है। ये बराबर है किसके? mg के। तो नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर। इसका मतलब जब सॉल्व करेंगे यहां से हम लोग को जो भी वेरिएबल निकालने बोला गया, मान लो पूछा गया कि I2 बताओ, तो I2 निकाल लेंगे एंड सो ऑन। दिख ही रहा है यहां पर कि I1 और I2 का डायरेक्शन उल्टा है, मतलब रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। यहां पर I1 I2 डायरेक्शन सेम है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यस और नो? तो दो तरह क्वेश्चन हो सकता है कि I1 नीचे रेस्ट पर है और I2 ऊपर है, हवा में है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है कि ये I1 हम लोग पकड़ के रखें, वायर बांध के रखें, और नीचे I2 हवा में है,
तो ऑब्वियसली इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स ऊपर की तरफ, नीचे तरफ mg, और यहां से हम लोग को I2 निकालने बोल दे, m निकालने बोल दे, कुछ भी, तो अपना तरीका क्या होगा, ये F बराबर mg करेंगे। F क्या है, म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2 पाई डी इंटू L, ये फॉर्मूला याद कर लो, इक्वल्स टू mg। यहां से हम लोग को जो निकालने बोलेगा अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहा। इसी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं जो पीछे एप्लीकेशन सीखे। क्या था लास्ट वाला एप्लीकेशन, जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है बच्चों, तो एक दूसरे को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करते हैं। अभी एक करंट कैरिंग स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है जो करंट कैरी कर रही है। इफ करंट इज पास थ्रू अ स्प्रिंग, इससे अगर करंट पास करे, देन इट विल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द टर्न्स। बच्चों जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो एक तरह से करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, एक तरह दोनों पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो अगर अट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, इन लोग कंट्रैक्ट करेगा। तो मैंने दो डायग्राम दिखाया, एक मास यहां पर और एक यहां पर भी, मान लो इसके अंदर भी मान लो एक मास लगा दिया, फिर ऐसा कुछ भी कर दें। ठीक है, इफ करंट मेक्स टू फ्लो थ्रू स्प्रिंग, देन स्प्रिंग विल कॉन्ट्रैक्ट एंड द वेट विल लिफ्ट अप। तो भाई स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट के थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, और स्प्रिंग जब ऊपर आएगा तो ब्लॉक भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इफ स्विच इज क्लोज्ड, यहां पे अगर स्विच क्लोज करते तो यहां पे करंट फ्लो करेगा, दिख रहा है मर्करी, मर्करी भी एक मेटल होता है ना। द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, द स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स ऑसिलेशन, वेट विल लिफ्ट अप। ऐसा हो सकता है कि स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट करे तो इस पूरे वेट के साथ उसको ऊपर ले जाना चाहे, अगर यहाँ पे लोग कुछ मेटल से बांध दे या कोई भी तरीके से फिक्स कर दें, इस स्प्रिंग का निचला हिस्सा बर्तन के बेस में लगा दें, तो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा और बर्तन को ऊपर उठाना चाहेगा। जब ऊपर उठाएगा तो हो सकता है वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया थोड़ा ज्यादा ऊपर चला जाए, फिर वो नीचे आएगा और ऑसिलेशन का चांसेस बनता है। एनीवेज याद ये रखना है कि स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे केसेस में जब स्प्रिंग शेप के वायर हो, क्योंकि जब करंट सेम डायरेक्शन फ्लो करता है दे अट्रैक्ट ईच अदर, और ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो करे तो दे विल रिपेल ईच अदर। हम लोग बस यही बात सीख रहे हैं यहां पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन आ रहा है, टेंशनलेस स्ट्रिंग है। ये टेंशनलेस स्ट्रिंग है। इन द फॉलोइंग फिगर, वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर XY so that the strings becomes tensionless. क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट through the conductor XY so that the string becomes tensionless. Strings becomes tensionless if weight of conductor XY balanced by magnetic force. बच्चों मैं जो ये टॉपिक उठाया हूं, मैंने जो बोर्ड पर ये कुछ केसेस रखे हैं, ये एक पर्टिकुलर कुछ बच्चों की ना, कुछ मेरे पास क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स आए थे, किसी किताब से ही उन्होंने फोटो खींच के भेजा था, मैंने ठीक हूबहू उनके डाउट्स के, उनके टॉपिक्स जिस पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, मुझे लगा भी कि ये टॉपिक्स बताना चाहिए, बात करना चाहिए, उनको हम लोग ने बोर्ड पर रख दिया है और उनके एप्लीकेशंस कर रहे हैं। ठीक है, किसी बच्चे ने किसी किताब से मुझे भेजा तो मैं उसी पे बात कर रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग, काफी काम की चीजें हैं और इन पर बेस्ड अपने को न्यूमेरिकल मिलने वाला है आगे। ठीक है, आज इस वाले वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सारी काम की बातें फटाफट खत्म करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग बिकम्स टेंशनलेस इफ वेट ऑफ कंडक्टर XY इज बैलेंस्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर अपने को पता लगाना है कि टेंशन का वैल्यू 0 होना है तो कैसे हो सकता है, ये पता लगाते हैं। अगर इसका वजन यहां पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स से जस्ट बैलेंस हो जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, अगर करंट इस तरह फ्लो कर रहा है बच्चों तो L मतलब है ना, F इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, लास्ट वीडियो में सीखे थे, F इक्वल्स टू IL क्रॉस B। तो भाई L क्रॉस B ऊपर की तरफ और mg नीचे तरफ, तो लगा देंगे क्या, ILB इक्वल्स टू mg, और सॉल्व करके जो भी होगा अपने निकाल लेंगे। अपने को I निकालने बोला है कि कितना करंट फ्लो करेगा ताकि बैलेंस हो जाए, तो mg इक्वल्स mg बाई LB या फिर BL, जो कि यहां पे सॉल्व भी किया है। ठीक है, mg इक्वल्स टू BIL या ILB। हाँ ओके बच्चों, ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हम लोग अलग अलग किताब में, HC वर्मा में या फिर अलग अलग किताब में ना इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्लाइडिंग ऑफ कंडक्टिंग रॉड ऑन इंक्लाइंड रेल्स, व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड स्लाइड्स ऑन कंडक्टिंग रेल्स। ठीक है, एक ये टॉपिक क्या है, एक इस तरह के स्लाइडिंग रॉड लगाई गई, एक स्लाइडिंग कंडक्टिंग रॉड लगाई गई है जिसपे एक ऐसा रेल लगा दिया गया है। ठीक है, ये इंक्लाइंड है और क्या हो रहा है यहां पर, यहां इस तरह से दिख रहा है किस तरह एक बैटरी लगाई गई है और ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, समझ आ रहा है, करंट इस तरह फ्लो कर रहा है और ऑब्वियसली ये इस तरफ गिर रहा है आस्ते आस्ते, ये इस तरफ नीचे गिर रहा है। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है
तो इस पर नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। मुझे पता है, मैं अगर साइड व्यू लूं, मैं एक साइड व्यू लूं, तो मुझे पता है ये mg साइन होता है, ये mg कॉस होता है। तो ये mg साइन जो है कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है। तो मैं इमेजिन करता हूं अगर इस तरह की करंट कैरिंग वायर है, तो करंट बाहर की तरफ आ रही है बच्चों, करंट बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ दिया गया है? मैग्नेटिक फील्ड दिया गया ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। तो करंट बाहर की तरफ L, ठीक है, करंट बाहर की तरफ। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो ये शेप देखो, ये जो दिख रहा है शेप मतलब ये बाहर की तरफ इस तरह का करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर जा रहा है, समझ आ रहा है, इस तरह से। तो मैं इस रॉड की बात कर रहा हूं, तो L, ठीक है, L क्रॉस B, करंट बाहर की तरफ, L क्रॉस B, फोर्स इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, L क्रॉस B, फोर्स इस तरफ आ रहा है। इसका ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा? वो यहां पे क्या गया, ये F है अगर, तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? F cos थीटा, ये अगर थीटा तो थीटा, तो ये F cos इक्वल्स टू mg साइन, और ये F खुद क्या है? F इज इक्वल्स टू ILB, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो F cos इक्वल्स टू mg साइन, और F तो BIL है, cos mg साइन, तो B कितना हो जाएगा? mg बाई IL tan थीटा, कैसे tan? साइन बाई cos tan। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड देंगे ताकि ये वायर कांस्टेंट स्पीड से नीचे मूव करे, तो हम लोग यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल भी रहता है, ये थ्योरी भी थी, न्यूमेरिकल भी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉल्स इफेक्ट। हॉल्स इफेक्ट, इस पर काफी न्यूमेरिकल दिखते हैं हम लोग को। हॉल्स इफेक्ट होता क्या है? कंसिडर अ कंडक्टर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एज करंट कैरियर, ठीक है, कंसिडर अ कंडक्टर having electrons as current carrier. The electrons move with drift velocity v opposite direction of the flow of current. Force acting on electron ये पता है। अब क्या हो रहा है यहां पे समझा जाए। ये डायग्राम हो सकता है ना समझ में आए, तो मैं इसे फिर से समझाता हूं। तो बच्चों एक इंटरेस्टिंग सा केस लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग केस लेते हैं। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा है, ठीक है, करंट इस तरह जा रहा है, ठीक है ना, करंट इस तरह फ्लो करना। देखो अगर हम लोग इस तरह से लगाएं तो करंट जब फ्लो कर रहा है इस तरह, करंट जब यहां पे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है इस तरफ। मैंने क्या किया है, मैंने एक रॉड लिया, यहां पे करंट अगर इस तरह फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरह है, और लेट्स से यहां मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से यहां मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, एक मोटी सी वायर है, मोटी सी वायर है। तो बच्चों क्या हो रहा है? अगर ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है तो v क्रॉस b नीचे तरफ आ रहा है, बट क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया आस्ते आस्ते। ये आस्ते आस्ते हो रही है, ऐसे फटाफट नहीं हो गई। मैंने किया v क्रॉस b, नीचे तरफ फोर्स, पर था नेगेटिव चार्ज, उल्टी तरफ फोर्स लगेगा, पार्टिकल जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, नीचे के इलेक्ट्रॉन आस्ते आस्ते ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, नीचे के इलेक्ट्रॉन आस्ते आस्ते ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, नीचे के इलेक्ट्रॉन आस्ते आस्ते ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, नीचे के इलेक्ट्रॉन आस्ते आस्ते ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, नीचे के इलेक्ट्रॉन आस्ते आस्ते ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। यहां पर एक बहुत बढ़िया सी प्यारी सी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगी। हुआ ये कुछ देर बाद कि इन भाई साहब को जितना मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा था ऊपर की तरफ, उतना ही नीचे तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी मिलने लगा। और फर्दर एक टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे सेटल होना बंद हो गई। तो बच्चों यहां पर जो वोल्टेज क्रिएट हुआ ना, इस वोल्टेज हम लोग कहते हैं हॉल्स वोल्टेज। ये हॉल्स वोल्टेज ये कितना बना? हम लोग बोलते हैं QE इज इक्वल्स टू QVB, ये QQ कैंसिल हो गया, E इक्वल्स टू BV, जहां पे V वेलोसिटी है। अगर मैं इसे कोई हाइट h बोल दूं तो हम लोग बोलेंगे हॉल्स वोल्टेज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहां पे क्या है? h, तो लिखेंगे BV इंटू h या BV इंटू L। ये वोल्टेज यहां बना। ऐसे कुछ फॉर्मूला ना हम लोग EMI के शुरुआत में देखते हैं, जब लोग पढ़ते हैं मोशनल EMF, हम लोग बोलते हैं EMF डेवलप्ड इज BVL। आई होप समझ में आ रहा है बात। मैंने ये डायग्राम से मैंने डायग्राम को तो ज्यादा यूज नहीं किया, मुझे डायग्राम ज्यादा क्लियर नहीं लग रहा था, तो हम लोग सीधे यहां पर आ गए। तो बच्चों फॉर्मूला याद रखना है, BVH इज द हॉल्स वोल्टेज। कैसे आया?
ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दिया हुआ है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ था ऑब्वियसली, जिसके से करंट फ्लो कर रहा था, है ना, मतलब करंट फ्लो कर रहा था एक बैटरी की वजह से जो भी। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, अचानक से इस मैग्नेटिक फील्ड से एक फोर्स लगने लगा V क्रॉस B, बिकॉज माइनस तो अट्रैक्शन ऊपर हो गया। तो यहां पर आस्ते आस्ते इलेक्ट्रॉन ऊपर सेटल होने लगा। थोड़ी देर में यहां पे एक तगड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इस तरह से सेपरेट हो गए। तो कुछ देर बाद ये QVB इस QE को बैलेंस कर लेगा। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो पहले के मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर लिया, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इसके अक्रॉस। तो यहां पे एक पोटेंशियल बना, उसे हम लोग कहते हैं हॉल्स वोल्टेज। ठीक है, तो बच्चों ये सारी काम की बातें जो हम लोग ने की F = IL क्रॉस B पर। ठीक है, और अब बातें करेंगे उसके आगे के एप्लीकेशंस पर, वो है मैग्नेटिक डाइपोल। हम लोग की जो टॉपिक शुरू हो रही है, टॉपिक का नाम है, मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं यहां पर, मैग्नेटिक डाइपोल, जिस पर बातें हम लोग शुरू कर रहे हैं अब। ठीक है, तो देखा जाए तो मैग्नेटिक टॉर्क ऑन अ क्लोज्ड सर्किट, किसी क्लोज कॉइल को ही हम लोग डाइपोल कह देते हैं, करंट कैरिंग क्लोज कॉइल को हम लोग डाइपोल कह देते हैं। और वही सारी बातें यहां पे लिखी हुई है भाई कि डाइपोल डाइपोल मोमेंट लिखा जाता है NIA से, डाइपोल मोमेंट लिखा जाता है NIA से, जहां पे N है नंबर ऑफ टर्न, I है करंट, A है एरिया वेक्टर ऑफ दैट करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कॉइल। हाँ या ना, N हो गए बच्चों नंबर ऑफ टर्न, I हो गई करंट, A हो गई एरिया वेक्टर। तो समझने वाली बात क्या है, अगर अपने पास ये करंट कैरिंग लूप है और करंट कुछ इस तरह अगर फ्लो कर रही है, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर M इस तरफ होगा, और क्या होगा, ये जो भी इधर का एरिया है वो वाली एरिया यहां पे डलेगी, इंटू I इंटू नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल्स टू वेक्टर M इज NIA। ठीक है, वेक्टर M इक्वल्स टू NIA, जहां पे N इज नंबर ऑफ टर्न, I करंट, और ये क्या है, एरिया वेक्टर जो यहां से आया। ठीक है, तो पहला बात तो वो हुआ। दूसरा बात बच्चों, सेकंड बात मैंने यहां पे लिखी है कि जब कभी अपने इस करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अच्छा, इस पर नेट फोर्स 0 रहेगा क्योंकि करंट, ये क्लोज कॉइल है। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं भाई क्योंकि क्लोज कॉइल है, इस पर लगने वाला फोर्स हमेशा 0 रहेगा। करंट कैरिंग लूप पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया है पहले भी। बट टॉर्क नॉन 0 रहता है, टॉर्क इज गिवन बाय M क्रॉस B। मैं बता दूं बाय द वे M की डायरेक्शन कैसे पाई जाएगी। ये अगर करंट है, करंट के अलोंग अपना कर्ल रखो, देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ M। तो M इधर की तरफ और B इधर की तरफ। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अपने अगले बार पूरा कॉइल ना बनाए और मान लो लोग अगर इस तरह बताए, तो बच्चों अगर मैंने ऐसे एरो बनाया, इसका मतलब ये वेक्टर M है, तो करंट कॉइल ऐसा है, कुछ करंट कैरिंग कॉइल कुछ इस तरह का है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह है। तो हम लोग आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल बना 90 डिग्री, लिखेंगे M क्रॉस B, यहां पे हो जाएगा M इंटू B साइन 90। अब ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि अगले बार हम लोग कॉइल ना बना, सीधा वेक्टर M को ऐसे बनाए और वेक्टर B को इस तरह बनाए कुछ। ठीक है, ये एंगल कुछ थीटा है, तो लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू व्हाट, M इंटू B इंटू साइन थीटा। ठीक है, टाउ क्या हो गया, M इंटू B इंटू साइन थीटा। बच्चों यहां से क्या क्लियर हो रहा है, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू M इंटू B साइन थीटा होता है, मतलब ये M है, टाउ M क्रॉस B था ना, M क्रॉस B। मेरा ये थंब क्या पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट कर रहा है इस वेक्टर टाउ का डायरेक्शन, और ये MB साइन का क्या बता रहा है, मेरे इस पर्टिकुलर कॉइल पे लगने वाला टॉर्क का वैल्यू। बच्चों मैं बता दूं, अगर M इस तरफ है, मतलब कॉइल कुछ इस तरह से करंट फ्लो करा रही है, और जरूरी नहीं है वो सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर, कोई और शेप भी पॉसिबल है। ठीक है ना, तो M इधर, ये B, तो M क्रॉस B इस तरह, ये कॉइल इस तरह घूमना चाहेगा। M क्रॉस B अगर ऐसा, तो मतलब ये कॉइल घूमना इस तरह चाहेगा, और ये थंब क्या पॉइंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टॉर्क। मैं बता दूं, टाउ, ओमेगा, थीटा वेक्टर, ये सारे एक्सियल वेक्टर्स हैं, इनका डायरेक्शन अलोंग एक्सिस आता है, मतलब इस लाइन के बाद वो घूम रहा है, समझ रहे ना, इस लाइन के बाद वो घूमेंगे। M क्रॉस B जिधर पॉइंट कर रहे वो उसके अबाउट पलटेंगे, ये जिस जो थंब है ना उसके अबाउट वो पलट रहा है कॉइल। M को हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं भाई, NIA
और बी को लिख देंगे बी, तो NIAB इंटू साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला, ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। N नंबर ऑफ टर्न, I हो गया जो करंट फ्लो कर रहा है उस कॉइल पे, A हो गया जो उसका एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड, और ये थीटा साइन थीटा क्या हो बच्चों, ये वेक्टर M और वेक्टर B के बीच में बनने वाला एंगल हो गया। ठीक है, आई होप हम लोग समझ रहे हैं टॉर्क क्या होता है। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है वो एक टॉर्क फील करता है, नेट फोर्स 0 होता है उस पर टॉर्क लग रहा होता है। ठीक है, अब हम लोग ठीक जो अभी सीखे उसका एक एप्लीकेशन देख रहे हैं बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अरे शिट, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों क्या बोला हुआ है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग को डिटेक्ट करने में काम में आते हैं करंट वहां फ्लो कर रहा भी है कि नहीं फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग करंट में बात करते थे, करंट की इंस्ट्रूमेंट्स की बात चल रही होती है, पर जो हम लोग सीखे ना उसी का एप्लीकेशन है, ये जो हम लोग सीखे उसी का एप्लीकेशन है। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेन कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स सस्पेंडेड इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ करंट इज पास्ड इन द कॉइल इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क व्हिच प्रोड्यूसेस अ ट्विस्ट इन द सस्पेंशन। ठीक है, यहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है, याद रखना यहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इस पर क्वेश्चन स्कूल लेवल पे तक में भी आ जाता है। तो उस टॉर्क की वजह से क्या होता है, वो लोग डिफ्लेक्ट करती है, और यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIAB। हम लोग लगभग परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं, तो sin 90 है ना, वहां पे सारी चीजें परपेंडिकुलर है, कॉइल मैग्नेटिक फील्डिंग का जो प्रेजेंटेशन है सब परपेंडिकुलर है। तो NIAB, और वो कॉइल घूमता है तो वहां पे एक स्प्रिंग है जो उसको रेस्टोर करना चाह रहा है, वहां पे एक स्प्रिंग है जिसको रेस्टोर करना चाह रहा है। मैं इन पर बातें प्रॉब्लम के दौरान करता हूं। ये K है टॉर्सनल कांस्टेंट, तो समझ में आ रहा होगा कि अगर एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां पे लगा दें अगर, ठीक है, और यहां पे अगर एक कॉइल है, ठीक है, तो अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह, मैं एक काम करता हूं, मैं डायग्राम चेंज करता हूं, मैं डायग्राम को बनाता हूं जिस तरह हम लोग सीखे हैं अभी। अगर ये M है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये समझ रहे कॉइल ऐसे रखा हुआ है, तो M क्रॉस B ये घूमना चाहेगा इस तरह, तो जब ये कॉइल घूम रहा होगा अंदर अटैच एक स्प्रिंग भी टर्न कर रहा होगा, ट्विस्ट हो रहा होगा, वायर ट्विस्ट हो रही होगी। वो ट्विस्टिंग से बचने के लिए, वो ट्विस्टिंग बचाने के लिए अंदर में एक रेस्टोरिंग स्प्रिंग लगाया जाता है जिसको रेस्टोर करता है। मैं बोलता हूं जो भी फोर्स लग रहा है वो लगभग कितना है, लगभग NIAB sin 90 है लगभग, और रोक कौन रहा है, अंदर में एक रेस्टोरिंग फोर्स है जो उसको रोक रहा है। ये मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है इधर, और रेस्टोरिंग टॉर्क है जो अंदर में रोक रहा है, बराबर करते हैं कोई K थीटा से, जो हल्का सा थीटा घूमा उस थीटा को रोकना चाह रहा है, K टॉर्सनल कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहां से हम लोग समझते हैं दैट दिस थीटा बाई I which is NAB by K, इसी को हम लोग लिखते हैं, ये K क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट, इसी को हम लिखते हैं करंट सेंसिटिविटी। देखो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कितना एंगल घूम रहा है पर एम्पियर करंट, मतलब अगर हल्का सा भी वो छोटे से करंट में अगर ज्यादा एंगल बेंड कर रहा है ना, तो मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है। छोटे करंट में अगर ज्यादा वो टर्न कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, वो ज्यादा आराम से नीडल मूव कर रहा है, मतलब वहां पे सेंसिटिविटी ज्यादा है। समझ आ रहा है ना, छोटे करंट में अगर ज्यादा रिस्पॉन्ड करे तो सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो करंट सेंसिटिविटी। बच्चों इसी के रेसिप्रोकल को हम लोग कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट, मतलब I बाई थीटा को हम लोग कहते हैं, I बाई थीटा फिर क्या होगा, K बाई NAB, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, जानकारी के तौर पर याद रखा जाए। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर यहां तक में। और फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला जान के रखो बस, m टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस, बस जहां पे m डाइपोल मोमेंट है। मैं और बातें अभी नहीं करूंगा इस पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बहुत बार ना एक रिंग पर चार्ज लग जाता है, उस रिंग को घुमाया जाता है एंगुलर स्पीड से, तो हम लोग जानते हैं कि करंट क्या होगा, यहां पर करंट होता है Q बाई टी ना, तो T को लिख सकते हैं Q इंटू एफ, और बच्चों F होता है ओमेगा बाई 2 पाई, तो अपने यहां पर लिख सकते हैं Q ओमेगा बाई 2 पाई इज करंट, राइट। और M का फॉर्मूला फिर लगा देंगे, M होता है NIA, N तो यहां पे 1 है, I है Q ओमेगा बाई 2 पाई, और यहां पे A है, इस रिंग वाले केस में पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल, फॉर्मूला बन जाएगा Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, दिख रहा होगा। ठीक है,
बच्चों एल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम रिंग के लिए होता है mr² इंटू ओमेगा। अगर हम लोग m/l रेशियो में लें तो दिख रहा होगा ये r² कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा q/2m। बच्चों ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इट इज ट्रू फॉर ऑल चार्ज्ड बॉडी रोटेटिंग विथ ओमेगा। मैं बोल रहा हूं सिर्फ रिंग नहीं, एक डिस्क हो, एक स्फीयर हो, कोई भी चार्ज बॉडी किसी भी शेप की हो, अगर उसे रोटेट करवाते हैं ओमेगा स्पीड से तो मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होगा वो q/2m होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द कंडक्टर। लिखा हुआ है देखो, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ यूनिफॉर्म रोटेटिंग ऑब्जेक्ट विच इज चार्ज्ड यूनिफॉर्मली ऑलवेज इज अ कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप। शेप कैसा भी हो डिपेंड नहीं करता है। काफी काम की बातें। अब बच्चों ये एक ना समरी है जिस पर मैं और बात करूंगा न्यूमेरिकल के दौरान। हम लोग एक कंपैरिजन लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल का नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है। उसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, उसी के बाद थ्योरी लगभग कवर पे है, खत्म पर है। हम लोग एक कंपैरिजन पे जरूर लेंगे। आज एक बार बस जानकारी भर लें, फिर एक और नेक्स्ट वाला लेक्चर फटाफट एक कंपैरिजन लेके आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट के जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो था वहां लिखते थे P इज इक्वल टू Q टाइम्स 2L, याद आ रहा है, जहां पे 2L दोनों चार्ज के बीच में दूरी थी। बच्चों यहां पे M क्या है, अगर मैं एक मैग्नेट को इमेजिन करता हूं, मैं अगर हर एक एंड को लेता हूं स्मॉल m, तो इनके पीछे दूरी को हम लोग लेते हैं 2L, तो पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रेंथ, टू पोल्स, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, बच्चों जैसे हम लोगों ने डायपोल के लिए बात किया था, एक डायपोल के लिए उसके एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, हम लोग बोलते थे भाई याद करना फॉर्मूला था K2p/r³, याद करना फॉर्मूला वहां था K2p/r³। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो बच्चे नहीं पढ़े वो लोग यहां तो पढ़ते जाएं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट याद है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था, एक ये माइनस चार्ज तो ये प्लस चार्ज। मैं बता दूं भाई, अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो हम लोग इस तरह से डायपोल को दिखाते हैं। दिखाने का मतलब ये कि ऊपर के एंड को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, पीछे वाले एंड को हम साउथ पोल बोलते हैं। ये हो गया बात। कुछ इस तरह का इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं कि करंट कैरिंग वायर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है, जिसमें ये वाला एंड नॉर्थ, पीछे वाला एंड साउथ है। तो जैसे एक डायपोल के लिए सारे फॉर्मुलास थे ना, वैसे वैसे फॉर्मुलास यहां पर भी है। हम लोग बोलते हैं अगर डायपोल को हम लोग इस एरो से दिखाएं, समझ रहे ना, करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, इसी के एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे अगर हम लोग को निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रादर, तो के यहां पे क्या μ/4π2m/r³। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, समझ रहा ना, इक्वेटोरियल पोजीशन समझ रहे, जैसे ये अगर माइनस था, पूरा कंपैरिजन पे चलो बेटर रहेगा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन ये था ना। सिमिलरली हम लोग इसको एक एरो से दिखाते थे, इसे भी एक एरो से दिखा रहे हैं, और ये इस कॉइल पे इधर में कहीं पर, ठीक है। μ0/4π माइनस m, माइनस डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग को पता है यहां पे डायरेक्शन माइनस में क्या था, डायरेक्शन क्या था, इस तरफ था, मतलब डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट में, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट में। फॉर्मुलास देख लो, मैं इसके एप्लीकेशन जरूर दिखा रहा हूं। μ0/4π वहां पर था k, यहां पे माइनस m, वहां पर था -p/r³। माइनस किस लिए भाई, अगर ये है डायपोल मोमेंट तो b का डायरेक्शन कुछ उल्टा आ रहा है इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब किसी भी एंगल थीटा के लिए ऐसा ही फॉर्मूला हूबहू हम लोग ने बनाया था वहां पर, वो था v = k p cos θ/r², और नीचे था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए k p√over, एकदम सेम, /r³। टॉर्क का फॉर्मूला m × b और u का फॉर्मूला -m.b, वहां था p × b और -p.b, p.e, सॉरी, वहां पे था p × e और -p.e। वहां पे था कि भाई डायपोल वाज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, डायपोल वाज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे डायपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों हम लोग इन सारे फॉर्मूलाज जो मैंने अभी बोर्ड पर लिख के रखे हैं, इन्हें फटाफट एक बार अभी के अभी रट लें, अभी के अभी देख लें, याद कर लें, नोट कर लें। इन सब पर एप्लीकेशन ठीक अगले सेशन से मिलने वाला है, और जो सारी बातें हम लोग आज सीख चुके हैं इन पर लगातार
एक रेपुटेशन करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त। मैं मार्क कराऊंगा भाई मैंने ये फॉर्मुला यूज किया, मैंने वो वाला फॉर्मुला यूज किया एंड सो ऑन। आई होप सारी बातें सबको बहुत बढ़िया समझ में आ रही होगी और इस तरह से अपनी पढ़ाई को हम लोग को मेंटेन करना है और लगातार सारे वीडियो सारे लेक्चर्स को फॉलो करना है बच्चों। आने वाले वीडियोस में प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी, उसके एंड में एक टेस्ट रहेगा अगले 1-2 लेक्चर के बाद। ठीक है, दिस मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।